नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं एक प्रख्यात एजुकेटर, रिसर्चर, इनोवेटर एंड मोर इम्पोर्टेंटली अ रिनाउंड एनर्जी एक्टिविस्ट। यस, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। प्रोफेसर सोलंकी का जन्म 21 मई 1975 को मध्य प्रदेश के खरगोने डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत नेमित गांव के एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक
अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। Talking of his academic journey, Professor Solanki did his Bachelor of Engineering BE in Electronics and Telecommunications from SGS Institute of Science and Technology, Indore. Thereafter, he did his MTech in Microelectronics from Indian Institute of Technology, Bombay. And more importantly, he did his PhD from Inter-University Microelectronics Center, IMEC, Leuven, Belgium. Specializing in renewable energy, Professor Solanki has worked on a host of solar projects for several national and multinational companies like Texas Instruments India Limited, National Center for Photovoltaic Research and Education, etc. Currently, he is associated with Indian Institute of Technology, Bombay, as Professor of Solar Energy. But what makes Professor Solanki's 2 decades of professional career so illustrious is his Energy Swaraj Yatra, which is a movement or a mission of 11 years that he started in November 2020 on a solar bus. The prime objective of this Swaraj Yatra is to address urgent climate change challenges by adopting 100% solar energy. His energy mission has been widely acclaimed and well received worldwide, including a commendation from Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. With his relentless pursuit of excellence in academia, Professor Solanki has published more than 100 research papers in high-impact peer-reviewed journals and authored more than 10 books on renewable energy. And to know more about him, I shall take you straight to him as he had joined online on our Life Express platform. And pleasure is solely mine in welcoming a legendary icon of renewable energy and internationally acclaimed climate activist and solar man of India, Professor Chetan Singh Solanki. Namaskar, sir. Namaskar, Namaskar, Dr. Sanjay. Thank you so much for such a kind introduction. Right. So, first of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Thank you so much. Thank you very much. सर, आपकी जीवन यात्रा को देखने पर पता चलता है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी लगन व कड़ी मेहनत से आप कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो अमूमन अधिकांश लोग सोच भी नहीं पाते। खासकर आपकी जीवन यात्रा की जो सबसे बड़ी यात्रा रही है वो है एनर्जी स्वराज यात्रा, in which you have completed more than 1,000 days, passing through 22 states, covering 43,000 kilometers. Maybe my data may be slightly skewed, but that can be corrected later on. And meeting more than 2 lakhs people, collaborating with more than 2,100 organizations. तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी दर्शक आपसे जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि कैसे हुआ ये सब, What एनर्जी स्वराज यात्रा इज ऑल अबाउट। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन या क्या थे जिसने आपको एनर्जी स्वराज यात्रा पर चलने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया, और इन जनरल भी हम समझना चाहेंगे कि क्या हैं आपके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत या प्रेरक शक्ति। जी डॉक्टर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ किए हैं। मैं जल्दी से सबका इकट्ठा उत्तर देना चाहूँगा। मैं एक्चुअली एक छोटे से गांव से आता हूँ। जब मैं अपना स्कूल में पढ़ता था तो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी जिसमें एक ही कमरा हुआ करता था। उस एक कमरे में 5 क्लासें बैठती थी और एक ही टीचर 5 क्लासों को पढ़ाते थे। तो आधी लाइन पहली की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। और उस समय हमारे गांव में बिजली भी नहीं होती थी, हम लोग केरोसिन में पढ़ते थे।
फिर वहां से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, पिताजी ने इंदौर शहर भेजने पढ़ने के लिए भेजा। फिर इंदौर में इंजीनियरिंग पूरी की। चूंकि फार्मिंग बैकग्राउंड से था तो हमेशा घर से प्रेशर होता था कि नौकरी करना चाहिए जल्दी से। पर मैंने नौकरी नहीं की, और मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने गाइड किया कि नहीं, आपको मास्टर डिग्री करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा स्पेशलाइजेशन का जमाना है। मास्टर डिग्री के लिए गेट क्वालिफाई करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स करके बहुत फेमस ब्रांच है यहाँ की। और जब ये कर रहा था तो इस दौरान कहीं मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, और पढ़ के मैं इंदौर आया, फिर इंदौर से मुंबई आया। तो मेरे जैसे बाकी गांव के बच्चे भी तो पढ़ ही सकते हैं, मेरे में कोई ऐसा स्पेशल थोड़ी है। सिर्फ इतना है कि मेरे पिताजी ने मुझे भेज दिया और बाकी के पिताजी नहीं भेज पाते, पैसे के कारण, और कोई कारण हो सकता है। तो मेरे मन में था कि कुछ करना चाहिए गांव के लिए। फिर तो मैं एमटेक जब खत्म हुआ तो मैंने प्रयास किया कि मुझे किसी एनजीओ में जॉब करने को मिल जाए, क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए काम करना चाहता था। और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एमटेक आईआईटी बॉम्बे बहुत ओवर क्वालिफिकेशन था, तो सब लोग बोलते थे नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं होगा। फिर मैंने सोशल साइंस में पीएचडी करना चाहिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन चाहा, उन्होंने भी मना कर दिया, आपका बैकग्राउंड नहीं है। और उस समय तक मुझे एक अच्छा पेइंग जॉब मिल गया था, तो मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जॉब करने लगा। पर वो मन में वो टिस तो थी कि ये मेरे चिप डिजाइन करने से, कंप्यूटर के चिप डिजाइन करने से गांव को क्या फायदा होगा और कब होगा। तो फिर एक आइडिया कहीं से आया कि एक सोलर एनर्जी पर रिसर्च करना चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचा सके। और मैंने वो नौकरी छोड़ी। वो बहुत कठिन काम था उस समय, इतनी हाई पेइंग नौकरी छोड़ना और पीएचडी के लिए जाना। और इत्तेफाक से मुझे बेल्जियम में पीएचडी मिल गई। तो मैं बेल्जियम में, वो भी सोलर एनर्जी के ऊपर मिली। तो जब मैं बेल्जियम गया तो मन में डर लगा रहता था कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि वहीं रुक जाऊंगा। नॉर्मली होता था आज के 20-25 साल पहले, अब कोई अमेरिका यूरोप जाता था तो वहीं रुक जाता था। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी यदि रुक गया, क्योंकि उद्देश्य तो पीएचडी करने का टेक्नोलॉजी गांव में लेके जाना है। तो मैं अपने एक टारगेट फिक्स किया कि मैं इतने दिनों में गांव वापस जाऊंगा या भारत वापस जाऊंगा। और वो उसको मैं उल्टे गिनती चालू कर दी। मैंने गिनना चालू किया कि वे 880 दिन बाकी है, तो 879 दिन बाकी है, तो 878 दिन बाकी है। और संजय जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब वो 5 साल का लगभग लगता है समय, इत्तेफाक ऐसा हो, मैंने जो डेट फिक्स किया था वो मेरा बर्थडे फिक्स किया था कि 21 मई को मैं 2004 में जाऊंगा। ऐसा मैंने 99 में फिक्स किया था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी मई में पीएचडी खत्म हुई। 20 मई को मैंने बेल्जियम से फ्लाइट पकड़ी और 21 मई की सुबह मैं इंडिया में लैंड हुआ। और उसी दिन मेरा आईआईटी बॉम्बे में एज ए प्रोफेसर ज्वाइनिंग हुआ। वाह। तो किसी कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है। तो मैंने ऐसा कई बार जीवन में अनुभव किया है कि यदि हमारा मन एकदम साफ हो और हम उसमें तल्लीन होके लगे रहे तो जरूर हर काम होता है, कितना भी कठिन क्यों ना हो। फिर जब मैं आईआईटी बॉम्बे आ गया तो मैंने पढ़ाना चालू किया। उस समय देश में किताबें नहीं थी सोलर पे, तो किताबें लिखना चालू की। रिसर्च सेटअप चालू किया हमने। नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन, भारत का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, वो हमने स्टेब्लिश किया बाकी फैकल्टी की मदद से। पर फिर भी मन में तो ये रहा कि यार, ये रिसर्च तो कर रहा हूँ पर गांव का क्या, मतलब वो एक जो बात रहती है हमेशा, गांव का क्या। एक मन में विचार आया कि क्या करना चाहिए। तो उस समय केरोसिन लैम्प बहुत यूज होता था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब 2005, 6, 7, 10, 12 तक, जब बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिफिकेशन गांव में नहीं हुआ था। 5-7 घंटे लाइट आती थी, पावर शेडिंग बहुत होती थी। तो क्यों ना सोलर लैंप दिया जाए पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि यदि वो पढ़ाई नहीं करने के लिए लाइट नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेगा। बिल्कुल। तो मैं पहली मैंने सबाटिकल छुट्टी ली आईआईटी से। मैं गांव में रहा। अच्छा, वो गांव के पास मैंने एक स्कूल भी बनाया था। वो स्कूल बहुत यूनिक है अपने आप में। 14 एकड़ का स्कूल है, सोलर पैसिव आर्किटेक्चर से बना है वो। उसमें करीब 40 गांव के बच्चे आते हैं और स्कूल पूरा सोलर ऊर्जा से चलता है, बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। उसी स्कूल में रह के मैं 3 महीने रह के मैंने सोलर लैंप पे काम चालू किया, और कैसे गांव के लोगों को ट्रेन करना, असेंबल करना, रिपेयर करना, ये सब सिखाया। और ये प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा और करीब हमने 8.5 मिलियन, मतलब 85 लाख घरों तक सोलर लैंप पहुंचाने का प्रयास किया, जो लोकल लोगों के द्वारा लोकल लोगों को ट्रेनिंग करके किया। ये सब करते करते 2019 में जब
महात्मा गांधी की 150वीं जन्मदिन जयंती मनाई जा रही थी, तो मुझे लगा कि ये जो महात्मा गांधी का जो विचार है नॉन वायलेंस का, मैं हमेशा मानता हूँ कि जब हम कोयले वाली बिजली का उपयोग करते हैं या पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। तो कार्बन वाली एनर्जी का उपयोग करना भी एक हिंसा है। तो क्यों ना हम सोलर लैम्प का डिजाइन सब बच्चों को सिखाएं और पूरे विश्व में सिखाएं, और पर्यावरण के प्रति अहिंसा की शपथ लें। वाह। तो वो मैंने करके एक विश्व यात्रा पर गया था। 2018-19 मैंने 30 देशों की यात्रा की, उसमें गरीब देश, अमीर देश, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, सभी देशों में गया। वहां एक चीज मैंने कॉमन देखी सभी देशों में, जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि सारे देशों में ट्रैफिक जाम है। तो मुझे लगा कि एक दो देश गड़बड़ हो सकते हैं, कि प्लानिंग गलत हो सकती, 4 देश हो सकते, 30 देश की प्लानिंग कैसे गलत हो सकती है? अच्छा, गरीब देश में भी ट्रैफिक जाम है और अमीर देश में भी ट्रैफिक जाम है। तो मुझे लगा कि दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि सब लोग ऐसे। फिर वहां से मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये जो क्लाइमेट में चेंज है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है और हो रहा है, और मैंने अनुभव किया। राइट। और इसको ठीक करने के लिए जो सरकारें कर रही है, जो संस्थाएं करती है, वो ठीक नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने एक संकल्प लिया कि नहीं, क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए मैं काम करूंगा। और चूंकि ये तो विश्व की समस्या है, तो ये 1-2 साल में नहीं होने वाला, इसमें तो कम से कम बिल्कुल। 1 दशक का समय देना पड़ेगा। तो फिर मैंने 11 साल का समय निश्चित किया, और ये भी डिसाइड किया कि ये चूंकि इतनी बड़ी समस्या है, तो इसको ब्रेक लेके सॉल्व नहीं कर सकते कि होली दिवाली घर चले गए और सैटरडे संडे ब्रेक ले लिया। तो फिर मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा। और मैं लास्ट टाइम अपने घर 2020 में गया था, और अगली बार जब मेरे घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। तो ये 11 साल का संकल्प लिया है, और करीब 5 साल पूरे हो गए, होने वाले हैं एक आध महीने में। और अभी 5-6 साल का समय बाकी है। और जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है, वो तो क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो मैंने संकल्प लिया था, उसी इंटेंसिटी के काम की जरूरत है। सभी लोगों को, चाहे वो सरकार हो या कंपनी हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, सब लोगों को एक तरह से अपना घर छोड़ के क्लाइमेट करेक्शन को जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि इतनी गंभीर समस्या पैदा हो गई है। एक आखिरी बात, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, आपको ये मोटिवेशन, जैसे आपने भी पूछा, कहाँ से आता है? यू नो कि 11 साल घर छोड़ दिया, बस में रह के ट्रेवल करना, ये करना, कहाँ से आता है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, तुम्हारे पीछे यदि टाइगर खड़ा हो तो भागने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वो टाइगर दिखता है और बाकी लोगों को नहीं दिखता। जिस दिन वो दिखने लगेगा, मुझे लगता है सब भागने लगेंगे। सो थॉटफुल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ आपने अपने चुनौती भरे दिन के अनुभवों को हमसे साझा किया। इससे पहले कि मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं, एक जिज्ञासा है यहाँ पे जिसे आप उत्सुकता भी कह लें, और मुझे लगता है कि हमारे सभी इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स के मन में भी ये उत्सुकता होगी कि कैसे आपकी दिनचर्या एक बस पे रहती होगी। थोड़ा उसको सारांश में बताइए जी। वेल, बहुत मजेदार रहती है। ऑफ कोर्स कठिनाइयां भी आती है, परंतु जैसे कभी क्या होता है, सुबह सुबह, अच्छा, मैं चूंकि बस मेरी पार्क किसी कैंपस में होती है, तो कैंपस में नॉर्मली मैं बस में ही सोता हूँ। तो एकेडमिक कैंपस में किस्मत ऐसी अच्छी होती है कि वहाँ पे ग्रीनरी अच्छी होती है। तो जब मैं सुबह बस में उठता हूँ तो एकदम नेचर के बीच में ही उठता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब रोड के किनारे लगाते हैं तो पेड़ की कुछ ब्रांचेस बस के अंदर आ जाती है। कभी कभी चिड़िया आ जाती है, कभी गिलहरी आ जाती है। तो ऐसे होता है। मैं, हमारी बस में, बाय द वे, मेरा बस घर है, तो बस के अंदर किचन है, वॉशरूम है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, बेड है, छोटा सा मंदिर है, गार्डन है। तो और हमारी बस की छत पे सोलर पैनल है। तो सुबह उठ के मैं थोड़ा 5-7 मिनट टहल के आसपास, और फिर मैं एक चाय बनाता हूँ। और मुझे जब से यात्रा चालू हुई तब से ये आदत लग गई कि उठ के चाय पी के, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी एक कप चाय पियो तो चाय का एहसान जरूर चुकाना चाहिए। तो चूंकि एक कप चाय पिए तो उसका एहसान चुकाना है, मतलब कुछ काम करना है। तो मैं सुबह उठ के 1 घंटे काम करता हूँ, और वो बेस्ट काम होता है मेरा। तो दिन भर का सबसे बढ़िया काम होता है, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड से कई सारे
बिल्कुल। राइटिंग का काम होता है, कई सारे आर्टिकल लिखना है, ये करना है। और उसके बाद नॉर्मली हमारी टीम साथ में ट्रेवल करती है, तो सभी लोग बस में नहीं सो पाते, तो कुछ लोग गेस्ट हाउस वगैरह में रुके होते हैं। और फिर कोई ना कोई हमें होस्ट करता है, तो हर दिन का कुछ प्रोग्राम होता है, तो 9-10 बजे से फिर प्रोग्राम चालू होते हैं। कभी एक होता है, कभी दो होते हैं, कभी दिन में 4-4 5-5 भी हो जाते हैं। एंड यू कैन इमेजिन, जब 3-4 प्रोग्राम होते हैं तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा गेस्ट हूँ मैं किसी का, तो बहुत आवभगत होगी, तो मुझे पूरा टेंशन रहना पड़ता है। कोई कोई फूल दे रहा है, कोई माला पहना रहा है, फिर जाके स्टेज पे भाषण भी देना है, फिर भाषण देने के बाद प्रश्नोत्तर भी करना है। फिर उसके बाद में काम वहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, तो उनको ये समझाना है कि आगे क्या करें, कैसे करें, उनको टीम से जोड़ना है। तो ये 3-4 घंटे लग जाते हैं एक प्रोग्राम को ठीक ठाक करने में। एक दो, कभी एक होते, दो वेरी होते, तीन हेक्टिक। होते हैं, और ये हाँ, तो काफी हेक्टिक हो जाता है। फिर शाम को नॉर्मली खाना बस में नहीं बनाना पड़ता है, कोई ना कोई तो हमें खिला ही देता है। जब कोई नहीं खिलाता तो फिर हम लोग बना देते हैं। तो Great. नॉर्मली हमारे साथ जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं वो खाना बना देते हैं, चाय नाश्ते की अच्छा, जरूरत अच्छा। होती है, बन जाता है। नॉर्मली नहीं बनाना पड़ता है, चाय वगैरह हम लोग बस में बनाते रहते हैं। एंड शाम को थोड़ा टहलना हो जाता है। कभी हमारी टीम के साथ हम खेलते हैं, कार्ड वगैरह खेल लेते हैं, और फिर सब लोग चले जाते हैं। तो फिर मैं आखिरी में 1 घंटा फिर अपना काम करता हूँ, और करीब 11 बजे के आसपास में सो जाता हूँ। Okay, excellent. Well, so now I'll be slightly critical, not of you, rather of the system. As we know from your profile and performance, you are doing a commendable job, as you have already dedicated, I will say, dedicated more than 5 quality years of your life by staying away from your family and dedicating yourself to your mission. And 6 more years are left to awaken people or make them aware of renewable energy or climate change. So my critical concern here is why this mission was not thought of by the government or other agencies or experts before you in the field of renewable energy. Your 11 years of vanvas, I will say, or sacrifice has come because others did not pay attention to it. Where lies the gaps? Is it because of fault in our curriculum that did not give due attention on environment or climate care, or is it because of faulty development agenda? क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? जी। Well, I think the more I travel and more I meet with the people, it becomes very clear where is the problem. And in a very short term, if I can explain you, the problem lies in not understanding the problem and the approach to solution. I can tell you, and I keep telling, that 99% people have no idea of the issue of climate change, why it has happened, who is going to correct it, when are we going to correct it, how are we going to correct it. ये सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत कम लोगों के पास है, और जो इस क्षेत्र के हैं, जो पॉलिसी लिखते हैं, उनको भी नहीं पता है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है। he said that the very same consciousness that has created the problem cannot be used to solve the same problem. कहने का मतलब है, जिस समझ और जिस बुद्धि से हमने जो समस्या खड़ी करी है, उसी समझ से उसी समस्या को हल नहीं कर सकते। तो किस समझ ने हमारी ये प्रॉब्लम खड़ी करी? हमारी जो ये इच्छा है कि हम ज्यादा करें, ज्यादा ट्रेवल फास्ट करें, ज्यादा कंफर्ट हो, ज्यादा बड़ी गाड़ी हो, ज्यादा बड़ा घर हो, ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, है ना। तो हमने हमेशा कुछ करना चाहे, और हम इसको सॉल्व कैसे करना चाहते हैं? ज्यादा टेक्नोलॉजी से, ज्यादा सोलर से, ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन से। और आइंस्टाइन का जो कथन हम भी यहाँ पर अप्लाई करें तो बोलता है, नहीं, उसी सोच ने तो प्रॉब्लम गड़बड़ की। आप ज्यादा सोलर से ये समस्या हल नहीं कर सकते, ज्यादा ईवी करके नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम ही समझ नहीं है लोगों को, 99% लोगों को। उसमें वो भी शामिल है जो अपने आप को एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड पर्सन मानते हैं क्लाइमेट के या एनवायरनमेंट के या सस्टेनेबल गोल्स के। मुझे नहीं लगता कि लोगों को एक्चुअली समझ है। और मैं चूंकि 5 साल से यात्रा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ,
ये बहुत क्लियर हो गया है। अच्छा, पहले मुझे भी लगता था कि हाँ यही सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मेरी यात्रा का नाम है एनर्जी स्वराज, तो जब शुरू में आइडिया ये था कि अच्छा कार्बन एनर्जी के कारण प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कोयला पेट्रोल डीजल जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ग्रीन हाउस के कारण, ग्लोबल टेम्परेचर के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो हम क्लीन एनर्जी पे जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। परंतु जब मैं शुरू शुरू में गुजरात में गया, मैंने देखा यात्रा में कि बहुत सारे घरों में सोलर है, और बहुत अच्छा स्टेट है, तो डेवलपिंग स्टेट है, ऐसा होना चाहिए सब दूर। पर 10-15 दिनों में मैं दुखी हो गया, क्योंकि एक लेक्चर के बाद एक सज्जन आए और बोले सर थैंक यू वेरी मच, आपने आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी बहन का फोन आया था और बोल रही थी भैया मेरे घर पे 6 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा लिया है, और बोल रही थी पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी लगा लिया है। तो सोलर का उपयोग यदि आप ज्यादा करोगे, उसका भी साइड इफेक्ट है, क्योंकि सोलर पैनल भगवान के ऐसे नहीं आते, उसको तो जमीन माइन करना है, और उसके लिए केमिकल लगेंगे, और सिलिकॉन लगेगा, और एल्यूमिनियम लगेगा, कॉपर लगेगा, आयरन लगेगा। ये सबको माइनिंग, रिफाइनिंग, एनर्जी, केमिकल, रिसाइकलिंग, ये सबके साइड इफेक्ट होते हैं, जीरो नहीं होता है। इसलिए मुझे समझ में आया कि हाँ ये टेक्नोलॉजी तो सॉल्यूशन नहीं है, और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं वो तो सॉल्यूशन नहीं है। पॉलिसी भी बहुत बनती है दुनिया में, पेरिस एग्रीमेंट है, कॉप मीटिंग्स है, इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, ये सब पॉलिसी बनने के बावजूद एनर्जी का बहुत दुरुपयोग होता है, तो पॉलिसी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग यही नहीं समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। और बहुत सारे लोगों में डॉक्टर संजय, मैंने 6 कैटेगरी में बांधा है लोगों को। 6 में बोलता हूँ, 6 पी है जिसको समझ में नहीं आता। सबसे पहला पी है पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं। दूसरा पी है प्रोफेसर्स, लोगों को भी पता नहीं है जो सबको पढ़ाते हैं। तीसरा पी है प्रोफेशनल, जो बड़ी बड़े कारपोरेट्स को चलाते हैं, उनको भी नहीं पता। चौथा पी है पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाते हैं। और पांचवा पी है पॉलिटिशियंस, उनको भी आइडिया नहीं है। और छठा पी है प्रेस। न प्रेस को आइडिया है, न पेरेंट्स को है, न प्रोफेसर्स को है, न किसी को नहीं। सब अपनी धुन में मस्ती में जी रहे हैं, जबकि दिख रहा है कि लॉस एंजलिस में आग लगी, कोई बुझा नहीं पाए। दिख रहा है कि इतनी बाढ़ हुई और आधा पंजाब जल गया, डूब गया। दिख रहा है कि साउथ अमेरिका जल गया। ये सब होने के बावजूद ये जो पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस और कारपोरेट्स है, ये सब नहीं इसको प्रायोरिटी दे पा रहे। वही दुख की बात है, और इसीलिए इस तरह की यात्रा की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप आइंस्टीन का भी वो कथन जो बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा महात्मा गांधी की भी वो बात याद आ गई थी कि उन्होंने जो कहा था कि दिस प्लैनेट, दिस अर्थ कैन मीट आवर नीड्स बट नॉट ग्रीड्स। तो बहुत सही है। हाँ, तो सर यहाँ पे मैं एक प्रश्न पर्टिनेंट जो है कि हैविंग स्पेंट मोर देन 5 years ऑन योर मिशन, I think no one can tell us better about the tangible outcome of this mission. यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ आप इस अभियान या यात्रा पर निकले थे, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? यदि हो रही है तो कैसे, और यदि नहीं हो रही है तो क्यों? जी। बिल्कुल डॉक्टर संजय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई लोग पूछते भी हैं। और मैं हमेशा सिंपल उत्तर तो मेरा ये होता है कि चूंकि 5 साल हो गए हैं यात्रा करते करते और अभी तक मैं थका नहीं हूँ, इसका मतलब है कुछ तो हो रहा है, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। अब वरना 5 साल मतलब इतना लंबा टिकना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक तो ये देखा कि मुझे ही समझने में 5 साल लगे कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करना है। तो और अब मुझे समझ में आता है कि उस समय मेरी जो बुद्धि चली या जो भी कारण से मुझे लगा कि 11 साल की यात्रा करना चाहिए, अब मुझे समझ में आया कि क्यों 11 साल, क्योंकि 5 साल तो मुझे ही समझने में लगे कि अच्छा इसको अप्रोच कैसे करना है। तो एक तो टेंजिबल आउटकम ये रहा कि मैंने सोचा, और अभी जो मेरी समझ है, मैं किसी को बता रहा था पिछले हफ्ते ही, कि यदि मेरे सामने विश्व के 195 प्राइम मिनिस्टर बैठे हों तो मैं उनका बहुत अच्छे से क्लास ले सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपको अपने देश में ऐसा ऐसा करना है और ये नहीं करना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों की लिस्ट बताऊंगा, है ना। तो बहुत नंबर ये। दूसरा, मैंने टूल्स बनाए हैं कि अच्छा अभी चूंकि मासेस की प्रॉब्लम है, मेरा मानना है कि ये समस्या
न तो गवर्नमेंट ने खड़ी की है, न कारपोरेट ने खड़ी की है। ये समस्या कंज्यूमर ने खड़ी की है। क्योंकि हर बार हम जब कुछ कंज्यूम करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, हमारा शर्ट हो, हमारा पेन हो, हमारे कार हो, हर प्रोडक्शन और में कार्बन एनर्जी लगती है और उससे कार्बन एमिशन होता है। तो हर कंजम्पशन से कार्बन एमिशन होता है। तो फिर मैंने 5 साल में टूल्स बनाए हैं जो हम बिलियन लोगों तक जा सकते हैं। एक टूल का नाम है कंजम्पशन लिटरेसी, कि हम सब कंज्यूमर तो हैं पर हम लिटरेट नहीं है। हमको पता नहीं कि व्हाट्सएप मैसेज भेजने से कितना पर्यावरण खराब होता है, या पेपर नेपकिन भेजने यूज करने से कितना होता है, या कार चलाने से कितना होता है, किसी को पता नहीं। अच्छे अच्छे आप पढ़े लिखे लोगों को पकड़ लो, नहीं पता होगा। तो कंजम्पशन लिटरेसी बनाया। फिर मैंने एक एनर्जी लिटरेसी बनाई है कि एनर्जी तो हम सब उपयोग करते हैं पर कैसे करना है पता नहीं है। फिर कई सारे लोग जो अच्छे मन के हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे भाव से वो क्लाइमेट के प्रति कुछ करना चाहते हैं पर वो ठीक से कर नहीं पाते। they keep beating around the bush because they don't know what to do. राइट, जैसे कि सेव द सॉइल करके एक मूवमेंट चला था बड़ा सा। सेव द सॉइल, यू कांट सेव द सॉइल बिकॉज सॉइल का डिग्रेडेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। आप और हम जब कपड़ा खरीदते हैं तो उसके कारण भी सॉइल खराब होती है। क्योंकि मैं ज्यादा कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, किसी को ज्यादा प्रोडक्शन करना है, किसी को ज्यादा ट्रैक्टर चलाना, ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर लगेगा। तो सिर्फ आप सॉइल को ऐसे नहीं बचा सकते। आपको सॉइल को बचाने के लिए एनर्जी बचाना पड़ेगी, कपड़े बचाना पड़ेगा, पानी बचाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर बचाना पड़ेगा, अपनी जरूरतों को कम करना पड़ेगा। ये सब उसका हिस्सा है। आपका कंस्ट्रक्शन को कम करना पड़ेगा, उससे भी सॉइल खराब होती है क्योंकि अरेबल लैंड कम होती जा रही है। तो फिर मैंने एक टूल बनाया जिसका नाम है 2P क्लाइमेट हैबिट्स। 360 डिग्री पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एक बात को लेके आप नहीं सॉल्व कर सकते। सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, सिर्फ प्लास्टिक से नहीं होगा। तो 2P टेक्स केयर ऑफ 360 डिग्री ऑफ कार्बन इमिशन। तो उसका 2P का फुल फॉर्म है TUPEE। 2P का फुल फॉर्म है ट्रेवल लेस, यूज आइटम्स वाइजली, परचेज कॉशियसली, ईट केयरफुली एंड एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। ये जीवन के सालों आयाम में से हर एक्टिविटी आ जाती है। ट्रेवल लेस, ट्रेवल इज 25% 20 to 25% ऑफ कार्बन इमिशन। यूज आइटम्स वाइजली, हमारे पास जो आ चुका है उसको बहुत सोच समझ के खरीदो। क्योंकि आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो, आप साथ में कार्बन एमिशन खरीदते हो, वाटर पॉल्यूशन खरीदते हो, एयर पॉल्यूशन खरीदते हो, सॉइल पॉल्यूशन खरीदते हो। दिखता नहीं है, ये तो होता है। हमको पता नहीं, मैंने एक पेन खरीदा तो उसके पीछे पॉल्यूशन तो है, पर मैं सिर्फ पेन नहीं खरीद रहा हूँ, मैं पॉल्यूशन भी साथ में खरीद रहा हूँ, पर इसकी समझ नहीं है। तो परचेस कॉशियसली, ईट केयरफुली। ग्लोबल कार्बन एमिशन का 25% खाने के कारण होता है। ये आधुनिक इंसान इतने खतरनाक प्राणी हो गए हैं कि इनका भोजन ही खतरनाक हो गया है। 45% ग्लोबल कार्बन एमिशन इज बिकॉज ऑफ फूड। एंड एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट 20-22% ऑफ अ ग्लोबल कार्बन एमिशन। सो ये पांचों सेक्टर में हम ध्यान देंगे। 2P एक कैरेक्टर बनाया है, बहुत सुंदर सा कैरेक्टर है। 2P को हमारे जीवन में अपनाएंगे तब जाके हम क्लाइमेट को ठीक कर सकते हैं। फिर 2P बताता है मैं कैसे क्या करना चाहिए, तो ये 5 काम करना चाहिए। फिर कैसे करना चाहिए, तो मैंने एक नया कैरेक्टर बनाया, उसका नाम है AMG। वो कैरेक्टर आपको विच इज कॉल्ड एक्शन फिल्टर। आपको हर एक्शन में एक फिल्टर लगाना है। AMG फिल्टर क्या है? AMG फिल्टर क्या है? A मतलब अवॉइड व्हाट इज अवॉइडेबल। क्या अवॉइडेबल है? फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली का समय आने वाला है, अलमारी में 40 जोड़ी कपड़े रखे हैं, तो 41वीं जोड़ी खरीदना अवॉइडेबल है, तो अवॉइड कर दो। आप अवॉइड करोगे तो कार्बन बचेगा, पानी बचेगा, फर्टिलाइजर बचेगा, केमिकल बचेगा। कितना बड़ा काम हो गया। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अवॉइड व्हाट इज अवॉइडेबल। अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते हो, गो टू द नेक्स्ट स्टेप, मिनिमाइज विथ एफिशिएंसी। मिनिमाइज कर। अच्छा, मिनिमाइज नहीं कर सकते तो लास्ट ऑप्शन है जनरेट लोकली। लोकल जनरेट करो, लोकल सब्जी, लोकल कपड़ा, लोकल बिजली, लोकल पानी का रिचार्जिंग, जितना लोकल हो सके करो, वो सबसे एफिशिएंट होता है। तो AMG, हाउ व्हाट टू डू इज 2P एंड हाउ टू डू इज AMG। तो ये सारे टूल किट्स हैं। मुझे लगता है कि टूल किट से हर इंडिविजुअल, हर इंस्टीट्यूशन, हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट, हर म्युनिसिपैलिटी, हर कंट्री क्लाइमेट एक्शन को अपने जीवन में अपना सकती है। और ये सब टूल मिला के आई कॉल इट एज अ क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क। Rather, I call it as a universal climate action framework because this is applicable in America, in Africa, to the rich person, to the poor person, to the young person, to the old person. So everybody in the globe, on the globe, can follow
my climate action framework and start climate correction from today. एक्सलेंट, वेरी वेल सेड। आई थिंक इसी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क, सो टुडे आप भी मैं भी वी आर इन एन एकेडमिक सेटअप in which we offer formal education and formal degree in environmental science, renewable energy or solar energy। जैसा आपको ज्ञात है कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब 5% IKS बेस्ड सिलेबस पर जोर दे रही है। सो माय क्वेश्चन हियर इज व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स, हालांकि आपने तो ये कह दिया है कि क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क जो आपने कहा, सिमिलरली कि what kind of efforts are being made to integrate our ancient Indian knowledge system into modern courses on renewable energy, which could enhance not only knowledge of our students but also their entrepreneurial competencies to go for renewable energy startups or things of that sort। So please इसके ऊपर भी Yeah. थोड़ा प्रकाश डालें जी। Well, I mean, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि I am, as you said, you and I am part of the academic world, but I am going to be the part of academic world only for the next 7-8 days. मैंने formally IIT बॉम्बे से रिजाइन कर दिया है और 23 अक्टूबर मेरा लास्ट दिन है वर्किंग का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर संजय कि ये जो समस्या है इतनी विकराल हो चुकी है कि इसको हम स्टैंडर्ड तौर तरीके से हल नहीं कर सकते। और इसके पहले कि मैं आंसर करूँ IKS वाला, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं कि एकेडमिक वर्ल्ड को ये समझ नहीं है कि जिन बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जिन बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, जिन बच्चों का हम भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उन बच्चों की तो बहुत 12 बजने वाली है। क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस है और 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद में क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इरिवर्सिबल चालू होगा 2 डिग्री पे, और 1.5 डिग्री क्रॉस होने में 3-4 साल का समय बाकी, 2 डिग्री क्रॉस होने में मात्र 20-25 साल का समय बाकी। और 20-25 साल के बाद तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। 2045-2050 होते होते IPCC का अनुमान है कि हम 2 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे। So it is very highly alarming। वेरी अलार्मिंग। जब ये टाइमलाइन है तो फिर हम कैसे एग्जाम में बिजी हैं और ये सेमेस्टर है और वो एनुअल फंक्शन है और ये कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि एकेडमिक वर्ल्ड इंक्लूडिंग IITs एंड माय ओन IIT इज नॉट डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। we can make good engineer, but that poor engineer has to live on this planet, he has to breathe, he has to eat food, he has to drink water on this planet। यदि planet की हालत हो रही है तो हम इंजीनियर पहले बनाएं कि उसको जीने लायक धरती छोड़ के जाए। तो मुझे लगा कि इट्स नॉट, मेरा जो समय है, मैं एक 50-60 क्लास के बच्चों के क्लास को पढ़ाऊंगा तो उचित तरीके से उपयोग नहीं होगा। ये तो विश्व की समस्या है और मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक जाना है, इसीलिए फिर मैंने अभी रिजाइन किया है। रही बात IKS की, वेल मुझे लगता है कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि सारी समस्याओं की जड़ है हमारे केंद्र से दूर जाना। हमारा अस्तित्व का केंद्र, मनुष्य जीवन के अस्तित्व का केंद्र है सोलर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा से के बिना धरती पर पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हमारे शास्त्रों में सोलर ऊर्जा की इतनी बढ़िया उपासना की गई है। हमारे मंदिर बने है ना, सूरज देवता को पूजने के मंदिर बने। तो मुझे लगता है कि ये समझना कि सूर्य ऊर्जा हमारे अस्तित्व का कारण है, और हम जो रास्ता भटक गए और हमारे केंद्र से दूर चले गए और हमने कार्बन वाली एनर्जी पे अपना जीवन को आधारित किया है, उसको छोड़ के हमें वापस सोलर एनर्जी को अपना केंद्र बनाना पड़ेगा, वापस सोलर ऊर्जा को अपनाना पड़ेगा, परंतु सही तरीके से और सही समय पर। तरीका भी सही होना चाहिए, अंधाधुंध सोलर भी काम का नहीं है, और समय भी उचित होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको 5% नहीं 50% अपनाना चाहिए। बिल्कुल वो हमारे जीवन को सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि अच्छे से जीने का उद्देश्य है। अच्छे से जीने के उद्देश्य में मुझे अध्यात्म की प्रगति होना चाहिए, मेरी एकेडमिक प्रगति होना चाहिए, मेरी आर्थिक प्रगति होना चाहिए, मेरी एथिकल प्रगति होना चाहिए। ये चारों दिशा में जब मैं बराबर मात्रा में बढ़ूंगा तब जाके मेरा सर्वांगीण विकास होगा। पर यदि मेरी सिर्फ आर्थिक प्रगति हो गई और मेरी स्पिरिचुअल प्रगति नहीं हुई
तो मुझे तो जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं चलेगा और मैं तो भटकता रहूंगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 5 नहीं 50% आईकेएस को जीवन में अपनाना चाहिए और इंजीनियरिंग तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले उसको इंसान बनाना चाहिए। वाह, और इंसान बनाने की प्रक्रिया फेल हो गई है। मुझे नहीं लगता ग्रेट है कि मैसेज अच्छे यू आर इंजीनियर गिविंग। अच्छा इंसान। राइट, राइट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है, लेकिन मैं एक प्रश्न करके फिर हम इस सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। So जी your explanation is prompting me to have one more pertinent question as we are in university setup. Could you please suggest some courses on renewable energy that could give, good career prospects to our students from employment perspective? Because we do not know today what does the future hold for us. The career flights that राइट our students are taking today will not necessarily land them at the right airport 5 or 10 years down the line. So राइट amid this, what could be the right choice of courses according to you in renewable energy? Ji. वेल इंटरेस्टिंगली अभी पिछले करीब 10 एक सालों में देश में कई सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो डिग्री ऑफर करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। मेरे ख्याल से करीब 3 या 4 आईआईटीज है, उन्होंने प्रोग्राम चालू किया, डुअल डिग्री प्रोग्राम चालू किया है। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो नॉर्मली बीटेक तो नहीं होता। एक तरीका ये होता है कि बीटेक आप कोर इंजीनियरिंग में करें और एमटेक स्पेशलाइजेशन करें रिन्यूएबल एनर्जी में। परंतु कुछ विशेष जगह पर एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर कुछ विश्व में कुछ देश है जहाँ पे बीटेक भी रिन्यूएबल एनर्जी में होता है। वरना मास्टर्स के तो ऑप्शन है, साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। गवर्नमेंट का भी एक सूर्य मित्र करके प्रोग्राम होता है जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और फ्री होती है, वो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कई सारे अवेलेबल होते हैं, कई सारे एजेंसी जो कराती है। और जितना रिन्यूएबल एनर्जी में अपनाने को और बिजनेस करने के लिए जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, कोई भी इंजीनियर मेरे ख्याल से 2-3 महीने में वो अपना सकता है। तो फुल फ्लेजेड कोर्स यदि नहीं किया तो भी एट एनी गिवन टाइम वो अपना शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेके अपना बिजनेस कर सकते हैं या अपना भी सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो जैसा मैंने कहा कि समय की थोड़ी मर्यादा है, सो वी विल कंक्लूड दिस सेशन एंड टू कंक्लूड आवर इंटरेक्शन मे आई नाउ रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव अ मैसेज ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस टू मैनकाइंड एट लार्ज so that we could create a better human, better society, better nation, better planet for a better tomorrow and make this planet more sustainable and environment friendly. Ji. वेल बहुत सिंपल है। आई कीप आस्किंग 3 क्वेश्चंस टू पीपल कि अच्छा, व्हाई शुड वी ग्रो एंड हाउ मच शुड वी ग्रो एंड हाउ लॉन्ग शुड वी ग्रो? एंड इफ यू डोंट नो द आंसर टू दिस 3 क्वेश्चन, डोंट ग्रो, है ना। Because what happens, growing without knowing why to grow, how much to grow, is like a driving a vehicle without any brake. And if anybody is driving a vehicle without any brake, उसका एक ही result होता है, accident. It seems humanity has already met an accident called climate change, or it is very soon going to meet an accident called climate change. And if you are not aware about this, you are likely to pay much heavier price for living itself. So from the thrival mode where humanity is thriving, when our parameters of growth are increasing and our health standards are increasing, or I can't say today if it is increasing, but 5 years back it was definitely increasing. But आज तो मुझे डाउट होने लगा, जिस तरह से इतने अलार्मिंग नंबर सुनते हैं कि अनटाइमली डेथ की कितने सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आने लगे। तो हम थ्राइव कर रहे हैं कि पता नहीं, अभी हमारा वो प्लेटो ऐसा जाके अभी फ्लैट होके अभी उल्टा जाना लगा है। तो मेरा इतना ही मैसेज है कि आप ग्रो करना चाहते हो जरूर करिए, पर क्यों ग्रो करना है, कितना करना है और कब तक करना है। जब तक आपके पास ये 3 प्रश्नों का उत्तर ना हो, प्लीज ग्रो मत करिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट जैसा है और एक्सीडेंट का दुष्परिणाम होता है। और अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है ग्रोथ के कारण, हमने जो नॉन इसेंशियल को तो हमने बढ़ा लिया है कि एआई, कंप्यूटर, मोबाइल को बढ़ा लिया, परंतु जो इसेंशियल है, जीवन का आधार है, उनको डिग्रेड कर लिया है। हवा, पानी, मिट्टी, जिसके बिना जी नहीं सकते वो खराब हो रहा है, जिसके बिना जी सकते हैं वो सब प्रगति पर है। तो ये तो बड़ी अजीब विडंबना है। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी न मारे, ग्रोथ करना ही क्यों है, ये प्रश्न का उत्तर ना तब तक ना करे, वरना अपना खुद एक्सीडेंट ना करे।
और आप तो हम्म, चले जाएंगे, जो मुझे शायद बुजुर्ग लोग सुन रहे होंगे, जो बेचारे बच्चे हम्म, धरती पर बचने वाले हैं आपके पीछे, उन पे थोड़ी दया हम्म, करें। उनको जीने लायक धरती छोड़ के जाएं। और जीने के लिए तीन ही चीजें चाहिए। ऐसी धरती जहां पर वो शुद्ध हवा को श्वास ले सके, ऐसी धरती जहां पर बिना फिल्टर का पानी पी सके, और ऐसी धरती जहां पर बिना केमिकल का खाना खा सके। आप एज ए पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को ये तीन चीजें गारंटी नहीं कर सकते हो, तो आप समझ लीजिए आपने जीवन में कुछ तो बहुत गलत किया है। नमस्कार। बहुत अच्छा, ग्रेट मैसेज यू हैव कन्वेड। और मन नहीं कर रहा है कि इस सत्र की समाप्ति मैं करूं। और जितना आपसे मैं बात करूं, बहुत लगता है कि मतलब मे बी गॉड विलिंग वी वुड लाइक टू हैव अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन मे बी sometime later in future. Well, so श्योर। finally, we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today. और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही प्रेरणादायी बातें आपने पर्यावरण को लेकर के की। आपने जो कुछ भी कहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो आपकी हर एक बातों से सहमत होंगे और ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे, उस पे अमल भी करेंगे। और शिक्षा जगत में और एनर्जी सेक्टर में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है। और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपके इस उपलब्धि पर थैंक यू। मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूँ। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन इन सम अदर एकेडमिक फोरम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much for this award and recognition. But let us realize that we need urgent climate action right now. बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल आर विद यू सर, वी ऑल आर विद यू। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Chetan Singh Solanki for his monumental contributions to renewable energy on 31st October 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर प्रोफेसर सोलंकी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने एक छोटे से गांव से आकर आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर बनने तक का सफर तय किया। आगे उन्होंने अपनी विश्व चर्चित 11 साल के संकल्प वाली एनर्जी स्वराज यात्रा के बारे में बताया, जिसमें वे अपने घर से दूर रहते हुए अभी तक 22 राज्यों में 43,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 2 लाख से अधिक लोगों से मिलते हुए उन्हें एनवायरमेंटल क्राइसिस को लेकर सचेत किया और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्लाइमेट चेंज की समस्या को हल करने के लिए क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क नामक एक टूल किट विकसित किया है, जिसमें 2P और AMG जैसे अवधारणाएं शामिल हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS को आधुनिक पाठ्यक्रमों में अधिक से अधिक शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने मानवता को शांति और प्रगति का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि उन्हें क्यों बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए और कब तक बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है, और यदि हमारा मन एकदम साफ हो और हम उसमें संलग्न होकर लगे रहें तो जरूर हर काम होता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। With these deliberations of Dr. Chetan Singh Solanki, we close this episode और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।